Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider, and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री का, एंड द लास्ट टॉपिक इज साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री. और इसको भी हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसको हम मजीद यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे और कुछ नई टर्मिनोलॉजीज है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इनको भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज है बेटा, इनकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको इन टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, क्योंकि एक साइंटिस्ट जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो वो इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को मद्देनजर रखते हैं, इन तमाम पैराडाइम्स को वो अपने माइंड में रखते हैं. तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि एक टर्मिनोलॉजी का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी आप यूज की गई है, तो ये आपको अंडरस्टैंड आपने करना है. इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होती है, एक टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे जस्ट आपको ये चीज याद रखनी है कि जस्ट डेफिनेशन की हद तक और एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, बाकी डिटेल में आपके सिलेबस के अंदर ये शामिल नहीं है. तो हम उसी हिसाब से प्रिसाइसली इसको देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं बेटा, साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री. देखिए हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात पढ़ी थी कि पैराडाइम्स क्या होती है. इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ आइडियाज, ठीक है, या मेथड्स, और यू कैन से द रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स व्हिच इज यूज्ड टू साइंटिस्ट फॉर, किसके लिए बेटा, अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है. इसी तरह से कोई रिसर्च कंडक्ट करनी हो उसके लिए, या कोई रिजल्ट्स की प्रेडिक्शन करनी हो उसके लिए, जो आइडियाज और जो मेथड्स की कलेक्शन है ना बेटा, उनको हम पैराडाइम्स कहते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स बना के इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या है बेटा, आइडिया एंड रूल्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैंने आइडिया और रूल्स का जिक्र किया है, बेसिकली मेथड्स को भी कहते हैं पैराडाइम्स. तो आइडिया एंड रूल्स that help us to understand, क्या बेटा, how substance behave and interact. एक सब्सटेंस कैसा बिहेव करता है और कैसा जो है वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है. किसी भी सब्सटेंस के बिहेवियर के बारे में और उनकी इंटरेक्शंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. इसी तरह से क्रिएटिंग एक्सपेरिमेंट्स, नए एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करना, टेस्टिंग आइडियाज वगैरह की टेस्टिंग, और इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशंस वगैरह करने के लिए जो हमें आइडियाज और रूल्स की जो सेट्स होता है ना बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक पैराडाइम्स कहते हैं. इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस इन द फील्ड लाइक, अच्छा इसमें मेडिसिन में ये इसकी ज्यादा अहमियत है बेटा, ठीक है. इसी तरह से मटेरियल साइंस में ये इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में ये बेसिकली यूज होती है, क्या, साइंटिफिक पैराडाइम्स. मतलब ये इसमें भी ये हेल्पफुल होता है इन चीजों की, मेडिसिन वगैरह की नेचर को स्टडी करने के लिए, और एक मेडिसिन की इंटरेक्शन या एक मेडिसिन की रिलेशनशिप बायोलॉजिकल टारगेट के साथ कैसे होंगे, ये कैसे बायोलॉजिकल टारगेट्स के साथ ये इंटरेक्ट करता है, इन तमाम केमिस्ट्री को, ये तमाम साइंस को बेसिकली ये समझने में ये तमाम आइडियाज और रूल हमें हेल्प करती है. इसमें अगला टॉपिक इसमें दिया हुआ है, दैट इज द कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री. याद रखिएगा, व्हाट इज मीन बाय कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी. अच्छा, रिमेंबर दैट कॉन्फिडेंस कहते हैं कि आपको किसी काम के ऊपर या किसी चीज के ऊपर कितना श्योर है, कितना आपको यकीन है, उसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं. और अनसर्टेनिटी कैसे कहते हैं, आपको किसी काम के ऊपर या किसी चीज के ऊपर कितना डाउट है, मतलब डाउट आपको कितना है, मतलब डाउट होती है ना, मिसाल के तौर पर आपको बेयकीनी होती है, अगर आप उर्दू में इसको कहें तो बेयकीनी को अनसर्टेनिटी कहते हैं. इसको हम डाउट भी कहते हैं, ठीक है, जो किसी चीज के ऊपर हमें जब डाउटफुल होता है, किसी चीज की कोई बेयकीनी हमें आती है, तो उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं. तो कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री में जरा आप देखते हैं कि ये हमें हेल्प क्या करती है बेटा, ये हमें हेल्प करती है एनालाइजिंग द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. ये हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है उनकी एनालिसिस में ये क्या करती है, हेल्प करती है. अच्छा जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होती है. यस, कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं, या कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि आपने जो मेजरमेंट किया है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के कुछ मेजरमेंट्स थी, ठीक है, उन मेजरमेंट्स की जो प्रिसीजन है वो कितनी है,
कितना वो दुरुस्त है, कितना वो सही है, इसके हवाले से हमें बताती है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज उन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज द फार्मासिस्ट है, एक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा। फार्मासिस्ट क्या करता है बेटा, मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन 0.50 मोलर, मतलब एक 0.5 मोलर सॉल्यूशन की जो है कंसंट्रेशन वो फाइंड करते हैं विद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 0.48 एंड 0.52। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे आप जरा और से देखिए तो क्या कह रहा है कि इट मींस दे आर 95% श्योर दैट द ट्रू वैल्यू इज विद इन दिस रेंज। मतलब ये है ना कि आपके पास एक रेंज आई हुई है। देखिए, हमें एक चीज का पता है कि जो जो वैल्यू है, कंसंट्रेशन की वैल्यू है, वो क्या है 0.50 है। तो ये बेसिकली दो वैल्यूज की रेंज में आ सकती है, जैसे कि अब एक वैल्यू है 0.48, इससे कम, और दूसरा इसमें क्या है 0.52। अब आप जरा गौर से देखें तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। अब इन दोनों के दरमियान में कौन सी वैल्यू आ रही है, इन दोनों के दरमियान में एक्चुअल जो वैल्यू है वो आ रही है। तो मतलब यहाँ पे एक रेंज ऑफ वैल्यूज के अंदर से हमें श्योर हो जाती है कि मेरी जो रीडिंग है वो इसी वैल्यूज के दरमियान में आ जाती है। इसको कहा जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। मिसाल के तौर पर आपने सॉल्यूशन बनानी है जिसकी मोलैरिटी फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। 0.5 मींस 0.5 मोलर का सॉल्यूशन बनाना था, लेकिन जो आपने सॉल्यूशन बनाई वो फॉर एग्जांपल 0.48 आ जाए या 0.52 आ जाए, वहां तक के रेंज में अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो काम है वो 95% क्या है, एक्यूरेट है। तो इसका मतलब ये था बेटा कि कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल कहा जाता है। इसके बाद अगला है पी वैल्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी बेटा पी वैल्यू कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो पी है ना बेटा, जो पी का टर्म है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे पी बेसिकली किसको कहा है, प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होती है बेटा, ये क्या करती है, चेक करती है द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर मीनिंगफुल। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना बेटा, वो मीनिंगफुल है, मतलब जो रिजल्ट आया है वो वाकई में एक्सेप्टेबल है, ये हमें बताती है प्रोबेबिलिटी वैल्यू बताती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट सपोज हमारे पास दो किस्म की कैटालिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि एक कैटालिस्ट है बेटा ओल्ड कैटालिस्ट है, ओल्ड कैटालिस्ट है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल है बेटा न्यू कैटालिस्ट, न्यू कैटालिस्ट, दो कैटालिस्ट। अब हम इन दोनों के काम को चेक करेंगे, दोनों कैटालिस्ट की क्या करेंगे, काम को चेक करेंगे कि भाई कि कौन सा कैटालिस्ट बहुत ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है और जल्दी रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पी वैल्यू हमें बताएगी, फॉर एग्जांपल अगर इफ प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ 0.01, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट की या किसी भी रिजल्ट की जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0.01% आता है या 0.01 आता है, तो इसका मतलब क्या, इट मींस देयर इज ओनली 1% चांस, 1% चांस होगा दैट द रिजल्ट इज रैंडम। मतलब इसमें यह है कि अगर हमारा जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0.01 अगर आती है, इसका मतलब है कि सिर्फ 1% चांस है कि जो हमारा रिजल्ट है वो खराब हो सकती है, रैंडम हो सकती है। अदरवाइज 99% हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ओल्ड कैटालिस्ट था, अब हमने एक न्यू कैटालिस्ट बना दिया और दोनों की काम को चेक किया, तो जो ओल्ड कैटालिस्ट है उसके निस्बत जो है ये स्लो था बेटा, फॉर एग्जांपल ये स्लो इसका एक्शन था और इसका एक्शन था फास्ट, और इसकी अगर पी वैल्यू निकाले तो जो पी वैल्यू इसके लिए आ गई फॉर एग्जांपल दैट इज लेट अज्यूम 0.01 आ गई, इसका मतलब है कि सिर्फ ओनली 1% चांस होगा, 1% चांस होगा कि जो मेरा न्यू कैटालिस्ट है उसकी जो वर्किंग है वो ओल्ड से थोड़ा सा कम हो या ओल्ड से थोड़ा सा बेटर ना हो। इट मींस द न्यू कैटालिस्ट इज मच मोर बेटर देन द ओल्ड वन। मतलब यहाँ पे पी वैल्यू इतना आने का मतलब ये है। ठीक है, तो पी वैल्यू हमें क्या बताएगी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की जो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, अगर एक रिजल्ट जो है मीनिंगलेस है तो मिसाल के तौर पर उस केस में क्या हो जाएगा, पी वैल्यू ज्यादा आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा हो जाता, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितना आया भाई, 0.01 आया भाई,
इसका मतलब है 1% है फॉर एग्जांपल। अगर इसके उलट हो जाए, मिसाल के तौर पर 99% अगर आ जाए, तो इसका मतलब है कि 99% जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट की वो क्या है, रैंडम है, वो जो है खराब है, वो सही नहीं आया। तो इसका मतलब जो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट है वो सही नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है। कम वैल्यू आएंगे, इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बेटा पी वैल्यू। इसके बाद अगला टर्मिनोलॉजी है बेटा स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, यहाँ पे ना बेटा ये जो टर्मिनोलॉजी आप यूज किया है ये बहुत डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन और क्या बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको आसान अल्फाज में समझा दूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू थी ना, उस वैल्यू से जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो वैल्यू कितना डेविएट हुआ है। डेविएट मींस फिर जाना, उस वैल्यू से फॉर एग्जांपल अलग आना, कितना अलग आया है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा हुआ कि मेजर हाउ मच आवर डेटा इज वेरीज। इसका मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो कितना वेरी हुआ है ये बताती है। मैं वैसे एक एग्जांपल का करके आपको ना समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा एक एग्जांपल है, लेट अज्यूम कि मेरा जो एक रिजल्ट था, कोई एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट फॉर एग्जांपल आना चाहिए था 5। कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। लेकिन जो मेरा रिजल्ट आया वो फॉर एग्जांपल ये हो गया, लेट अज्यूम, मैं सपोज कर लेता हूं कि 5 के साथ प्लस माइनस 1.2 हो। फॉर एग्जांपल क्या हो, 5 प्लस माइनस 2 हो। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो रिजल्ट है वो कितना वेरी हो सकता है कि 5 के जगह पे कितना आ जाए, 3.8 आ जाए, ये भी हो सकता है, या कितना आ जाए बेटा, 6.2 आ जाए। मतलब ये भी पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है और ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट था या एक्चुअल डेटा था या एक्चुअल वैल्यू थी, उस एक्चुअल वैल्यू से मेरा जो रिजल्ट आया वो 1.2 जो है, 1.2 क्या हुआ है, डेविएट हुआ है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि दिस प्लस माइनस 1.2 इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और बेटा इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर। 1.2 इज द स्टैंडर्ड एरर आया। मतलब आप आसान अल्फाज में इसको क्लियर करना चाहे तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट आना था उससे कितना ज्यादा आया और कितना कम आया, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड एरर। उस वैल्यू को स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है। और जो प्लस माइनस जो वैल्यू है या प्लस माइनस के साथ जो हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो प्लस माइनस 1.2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एग्जिट 1.2 इज द स्टैंडर्ड एरर। जो एरर आया 1.2 का एरर आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट इज बेशियन प्रोबेबिलिटी। बेशियन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेशियन का मतलब होता है बेटा लिटिल, कम। इसका मतलब क्या है, बेशियन का मतलब क्या है बेटा, लिटिल, बहुत ही कम। लिटिल को क्या कहा जाता है, बेशियन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब बेटा, देखिए जरा, दिस मेथड अपडेट्स आवर कॉन्फिडेंस इन एन आइडिया बेस्ड ऑन न्यू एविडेंसेस। ये क्या करती है, जो हमारी श्योरिटी है किसी चीज के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल से उसको क्लियर करता हूं, आपको ये समझ आ जाएंगे फिर। फॉर एग्जांपल बेटा एक रिएक्शन है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये क्या बनाएगा, फॉर एग्जांपल बनाएगा, लेट अज्यूम C। ये बना रहे C, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका पहला कॉन्फिडेंस इंटरवल ये था, ये फॉर एग्जांपल पहला आपका मानना ये था कि ये रिजल्ट जो है, ये रिएक्शन जो है वो 60% होने की चांसेस है। 60% चांस है क्या होने का, चांस टू हैपन। देखिए अगर आप जरा और से देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। क्या होती है, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। किसी भी इवेंट के होने की चांसेस को क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी। तो अब आप जरा यहां पे देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 60% चांस है कि ये रिएक्शन होगा। हो सकता है कि कुछ नए हमारे पास एविडेंसेस आ जाए, उन एविडेंसेस की वजह से, न्यू एविडेंसेस की वजह से या न्यू रिजल्ट्स की वजह से क्या हो जाए, हो सकता है कि ये 80% चांस हो कि ये रिएक्शन हो जाए, 80% चांस हो
कि ये रिएक्शन हो जाए। तो इस केस में फिर हम क्या यूज करते हैं, बेशियन प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है बेटा, तो इसको कहा जाता है बेशियन प्रोबेबिलिटी। आसान अल्फाज में आप कहे तो किसी भी जो अपडेट है हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो अपडेट्स होंगे या जो मेथड्स के अंदर अपडेट्स होंगे, ठीक है, जो किसके ऊपर बेस करता है बेटा, न्यू एविडेंसेस के ऊपर बेस करता है, उनको बेसिकली क्या कहा जाता है, बेशियन प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और उन्होंने यहाँ पे एक चीज दिया हुआ, दैट इज नोन एज क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी हमें क्या बताएगी बेटा, uncertainty tell us how reliable a measurement is। हमारे जो मेजरमेंट है वो कितना रिलायबल है, ये हमें बताती है क्या, क्वांटिफाइड अनसर्टेनिटी। इसके एक एग्जांपल यहाँ पे दिया मैंने, वो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ अ केमिस्ट, अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल को जरा पढ़े, क्या बेटा, इफ अ केमिस्ट मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एज 0.250 मोलर with plus minus 0.005 molar, the uncertainty is क्या है, ये 0.005 plus minus के साथ मोलर, मीनिंग क्या है बेटा, the true value is close to क्या होगा, 0.250 होगा। इसका मतलब यही है बेटा, जो हमारा रिजल्ट की जो बेयकीनी है, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिजल्ट आया, मेजरमेंट आया, उसके अंदर जो बेयकीनी है ना बेटा, उस बेयकीनी को बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वांटिफाई कर रहा है, निकाल रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो प्लस माइनस 0.005 जो हमारे पास वैल्यू थी, ये जो डेविएशन थी, या इसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा इसी वैल्यू को, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है बेटा, क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। किसी भी रिजल्ट के या किसी भी एक्सपेरिमेंट के एरर को निकालना, एरर की जो है आइडेंटिफिकेशन करना, बेसिकली क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी कहलाता है। इसके बाद आखिरी एक टॉपिक है बेटा, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अच्छा, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी दोनों यहाँ पे सिमिलर टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बेटा। याद रखिएगा, रिपीटेबिलिटी क्या होती है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या होगा बेटा, गेटिंग सेम रिजल्ट्स व्हेन रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट अंडर द सेम कंडीशंस यूजिंग सेम मेथड्स एंड टूल्स। ठीक है, अच्छा, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में मेन डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है बेटा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ, उसको चलो मैं ऐसे करता हूँ, एक एग्जांपल से बड़ा सिंपल करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमने किसी सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, वी आर गोइंग टू फाइंड अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। मिसाल के तौर पर आपने क्या निकाला बेटा, मेल्टिंग पॉइंट निकाला किसकी, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सब्सटेंस लिया है, कुछ किसी भी सब्सटेंस की आपने क्या निकाला, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब इस मेल्टिंग पॉइंट को जरा देखना है। फॉर एग्जांपल इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। 60 डिग्री सेल्सियस हमने लिया यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, अच्छा, मैं समझाने के लिए वैसे कर रहा हूं, कोई यहाँ पे स्पेसिफिक सब्सटेंस नहीं है। अच्छा, अब रिपीटेबिलिटी क्या होती है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, इसको जरा समझना है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, लेबोरेटरी सेम रखा, सेम मैंने लेब रखा है, जरा गौर से इस पॉइंट को समझना है, सेम लेब। दूसरा मैंने मेथड क्या किया, मेथड को भी यहां पे सेम रखा, जो टूल्स थे ना बेटा उनको भी मैंने क्या रखा, सेम रखा, टूल्स को भी क्या रखा, सेम रखा। और अगर मेरा आंसर 60 ही आता रहा, बार बार एक्सपेरिमेंट के रिपीट करने के बाद आंसर 60 आता ही रहा, इसका मतलब है कि जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, रिपीटेबिलिटी है। मतलब एक्सपेरिमेंट के अंदर बार बार चीजें रिपीट हो रही है, तो ये एक्यूरेसी की तरफ जाता है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी की जो है यहाँ पे मेजरमेंट होती है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी में ये होता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट को बार बार इसी लैब के अंदर सेम टूल सेम मेथड से परफॉर्म किया, तो मुझे आंसर बार बार रिपीट होता रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेबिलिटी। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होगी, अगर मैंने लैब चेंज कर दिया, उसी सब्सटेंस का ही मैंने मेल्टिंग पॉइंट निकालना था, लेकिन मैंने लैब चेंज कर दिया, इवन कि जो बंदा काम कर रहा था साइंटिस्ट वो भी चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल जो केमिस्ट था वो भी चेंज हो गया, टूल्स भी मैंने चेंज कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगर तो सेम रिजल्ट आ जाए, इवन कि लैब चेंज कर लिया, इसमें क्या होगा बेटा, इसके एग्जांपल में मैं सेम मेल्टिंग पॉइंट की ही बात करूंगा, मेल्टिंग पॉइंट की ही बात करूंगा बेटा इसमें भी।
क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं निकाल रहा हूं, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, डिफरेंट लैब्स में कर रहा हूं ये एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट लैब्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, मैंने मेथड क्या कर दिया, मेथड को भी मैंने डिफरेंट कर दिया, चेंज कर दिया। टूल्स भी मैंने क्या कर दिया बेटा, डिफरेंट कर दिया, टूल्स भी मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट। इवन की यहाँ पे मैंने कहा बंदे भी चेंज कर रहा हूँ, केमिस्ट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिस्ट भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब ये सारा चेंज होने के बाद अगेन क्या आ जाए बेटा, अगेन क्या आ जाए, 60 डिग्री अगर मेल्टिंग पॉइंट आता है, 60 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट आता है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस्ड हो रहा है, रिप्रोड्यूस्ड होना, ठीक है, दोबारा से प्रोड्यूस हो रहा है सेम। तो इसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी हमें बेसिकली किसी भी एक्सपेरिमेंट की डिग्री ऑफ क्या कहलाता है बेटा, प्रिसीजन को या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को हमें बताती है कि ये मेरा रिजल्ट, मेरा जो एक्सपेरिमेंट वो कितना सही है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, और यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का होता है, इस चैप्टर का होता है बेटा दी एंड, इस चैप्टर का होता है दी एंड। ठीक हो गया बेटा। तो आई होप सो कि आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लेक्चर था बेटा, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, मैंने बड़ा सिंपल करके समझा दिया है, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास नोट्स बन जाए। जी, आई होप सो कि आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पे मैं आपको आंसर करूंगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।